Hi, this is Shompan and I hope all you doing well. In this video, we're going to be talking about the governor of the India, जिनको राज्यपाल भी कहा जाता है हिंदी में. तो गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द रिपब्लिक. अब ये कह रहा है कि जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं हमारे एक स्टेट के, एक राज्य के, वो हेड होते हैं, मतलब सबसे बड़े मुखिया होते हैं हमारे स्टेट के. उसी तरह जिस तरह प्रेसिडेंट मुखिया होते हैं, हेड होते हैं हमारे देश के, हमारे रिपब्लिक के. तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट को आप देखें तो वो सेंट्रल लेवल पे भी है जो सेम गवर्नमेंट, वही सेम गवर्नमेंट हमारी स्टेट लेवल पे है, मतलब सेम स्ट्रक्चर वो फॉलो करती है. जिस तरह हमारे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट है, उसी तरह हमारे स्टेट लेवल पे गवर्नर होते हैं. और ये याद रखना है कि सेंट्रल लेवल पे जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट को कहा जाता है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, उसी तरह हमारे ये जो गवर्नर होते हैं उनको भी नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है. अब जनरली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाओ तो वहां पे हमारे देश के लिए भी स्टेट वर्ड यूज होता है, और वही वर्ड अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं तो लोग कहेंगे कि स्टेट का मतलब राज्य होता है. तो स्टेट का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री को भी कहा गया. तो वहां पे आप एक वर्ड देखेंगे नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना याद रखना है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो भी हमारे हेड होते हैं कंट्री के, और जो हमारे गवर्नर होते हैं वो हमारे स्टेट मतलब राज्य के हेड होते हैं. ओके जी, तो बात करते हैं आगे. द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट वाइल द चीफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड. ये कह रहा है जो गवर्नर है वो हमारे देश के, मतलब हमारे स्टेट के नॉमिनल हेड है. यहाँ पे स्टेट का मतलब वो है राज्य, स्टेट के नॉमिनल हेड हैं, और जो चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड है. अब एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब सुनिए. नॉमिनल हेड का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको बताया है कि गवर्नर के नाम पे ही सारा कुछ चलेगा. सब गवर्नर हमारे एक राष्ट्र के मुखिया होंगे, इनके नाम पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन लिए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे. पर जो चीफ मिनिस्टर वो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है. रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट के फंक्शन होंगे या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा वो हमारा चीफ मिनिस्टर करेगा, अगर मैं स्टेट की बात करूं. और यही पैरेलल स्ट्रक्चर अगर मैं सेंट्रल में देखूं तो यही होता है. सेंट्रल में भी सेम पैरेलल स्ट्रक्चर फॉलो होता है. उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट हमारे जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया कि हमारे देश का जो हेड होगा, मुखिया होगा, वो हमारे प्रेसिडेंट होंगे. और जो रियल एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट के फंक्शन चलाते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, और उनको हेल्प कौन करता है, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे चीफ मिनिस्टर को हेल्प करता है. तो सारी फंक्शनिंग जो स्टेट की होती है चीफ मिनिस्टर चलाते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से. तो यही चीजें होती हैं जनरली, इसी में बंदे कंफ्यूज कर जाते हैं और अपने नंबर गवा देते हैं. आगे देखते हैं. ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट आर टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर. तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे, जो भी हमारे राज्य में एक स्टेट में जो भी काम होंगे, सारे गवर्नर के नाम पर काम किए जाएंगे. आगे आ जाइए. द रियल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव डीलिंग ऑफ अ स्टेट रेस्ट विथ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर. तो जो भी रियल पावर होती है एग्जीक्यूटिव डीलिंग की, जो भी हमारे एक राज्य में अलग अलग काम होंगे, गवर्नमेंट काम करेगी, वो कौन उसका काम देखेगा या किसके पास ये सारी पावर है, तो वो चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं. जो काउंसिल मिनिस्टर को वही सारा देखेंगे. यानी मैं ये भी कह सकता हूँ चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारा रियल एग्जीक्यूटिव पावर के डीलिंग देखेंगे. सारी जो भी डीलिंग होगी हमारे स्टेट में वो सारा यही देखेंगे, इसलिए इनको कहा गया रियल पावर इन एग्जीक्यूटिव. ठीक है. तो अब यहाँ पे मैंने इनको पैरेलली आपको एक तरह से कंपैरिजन करके भी दिखाया, जैसे कि हमारे अगर आप स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे देखें तो प्रेसिडेंट होते हैं, उसके साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है. और पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा होता है. और वही हम स्टेट लेवल पे देखें, अलग अलग स्टेट लेवल पे तो गवर्नर होते हैं, गवर्नर के साथ जो मतलब काउंसिल मिनिस्टर होती है, प्लस उनके साथ जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं. फिर लेजिस्लेचर में आपके लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है. एक लेजिस्लेचर में हमारे स्टेट लेवल पे दो तरह के हाउस होते हैं. एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम विधानसभा कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद कहते हैं. अब यहीं पे एक और चीज आप नोट करके रख लीजिए कि विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, वो हमारे देश के हर राज्यों में नहीं है. वो हमारे देश के कुछ ही राज्यों में, जैसे हमारे आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में. तो ऐसे कुछ ही राज्यों में दोनों हाउसेज अवेलेबल हैं. बाइकैमलिज्म है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल. पर सारे राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही है, पर कुछ चुनिंदा राज्यों में आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है इन एडिशन टू लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे. आगे देखिए बात करते हैं बाइकैमलिज्म. देखिए दो वर्ड होते हैं, यूनिकैमलिज्म, एक होता है बाइकैमलिज्म. बाइकैमलिज्म मतलब दो, यूनिकैमलिज्म का मतलब एक, वन. तो बाइकैमलिज्म जैसे कि हमारे सेंट्रल लेवल पे देखो तो बाइकैमलिज्म है. बाइकैमलिज्म में दो हाउसेज अवेलेबल है, राज्यसभा एंड लोकसभा. ये सेंट्रल लेवल पे हमारे पार्लियामेंट में. और स्टेट लेवल में देखे तो कुछ ही, जैसे मैंने आपको बताया बिहार, ये महाराष्ट्र, ये अपने आंध्र प्रदेश और कर्नाटका,
इधर तेलंगाना वगैरह में इधर आपके विधान परिषद अवेलेबल है। विधानसभा तो हर जगह ही अवेलेबल है। विधानसभा किसको कहा जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली को। और विधान परिषद भी उसके साथ साथ अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अगर नाम में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लोकसभा को आपका यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। फिर राज्यसभा को आपका अपर हाउस भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। उसी तरह जो मेन आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जनरली आप कंफ्यूज होता है, विधानसभा, सभा मतलब होता है असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ठीक है, तो विधानसभा जो ऊपर वाली है ये तो हर जगह हर स्टेट में आपको मिल जाएगी, पर विधान परिषद आपको कुछ ही स्टेट में मिलेगी विधानसभा के साथ साथ। वहां पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ठीक है, तो जल्दी से हम बात करते हैं कि गवर्नर की क्या क्या पावर होती है। तो पहली बात करेंगे हम लेजिस्लेटिव तौर पे उनके पास क्या पावर होती है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। As the governor is said to be the part of state legislature, he has the right of addressing, sending messages, summoning, differing and डिसॉल्विंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो गवर्नर होता है वो एक पार्ट होता है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के पास, स्टेट लेजिस्लेचर का, इसलिए उसके पास कुछ राइट होते हैं। अब राइट क्या क्या होते हैं, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड को मैं हिंदी में समझा देता हूँ। एड्रेसिंग का मतलब होता है कि आप हाउस में, मतलब जो आपका ये स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें आ रहे हैं, आप लोगों को कोई बात बता रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ के कि हाँ ये हमारी नई पॉलिसीज है, ये चीजें हैं, वो चीजें, आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, उसको कहा एड्रेसिंग। सेंडिंग मैसेजेस, आप लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, उनको बाय पोस्ट उनको मैसेज भेज रहे हैं, उनको मैसेज ये बता रहे हैं कि आपको इस दिन आना है, ये चीज होनी है, वो चीज होनी है, कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं। थर्ड, समनिंग। समनिंग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समनिंग का मतलब होता है आप किसी को आदेश देके अपने पास बुला रहे हैं, उस हाउस में बुला रहे हैं कि आपको बुलाया जाता है, आपको आदेश दिया जाता है, तो उसको समनिंग कहा जाता है। डेफरिंग का मतलब होता है पोस्टपोन करना। फिर होता है डिसॉल्विंग मतलब खत्म कर देना, उस चीज को खत्म कर देना, स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये सारी पावर होती है गवर्नर के पास, पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ठीक है, आगे थोड़ी लाइन और पढ़ लेते हैं, जैसे जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो मैंने आपको भी पावर के बारे में बताई, यही पावर सेम हमारे प्रेसिडेंट के पास भी होती है, पर वो जो होती है इनके पास ये पार्लियामेंट में यूज करते हैं। ठीक है, तो यही जो पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट के पास पावर है हमारे सेंट्रल लेवल में, यही सेम पावर एक गवर्नर के पास होती है स्टेट लेवल में, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर ही फॉलो हो रहा है हमारा सेंट्रल और स्टेट का। अब जो मैंने आपको ऊपर की पावर जो बताई है, इसमें एक ट्विस्ट क्या है, जो मैं ट्विस्ट आपको बता रहा था कि ट्विस्ट ये है कि ये जो भी पावर है, गवर्नर अपने आप ये पावर को यूज नहीं करता। वो जनरली उसके पास ये पावर तो होती है कहने के लिए कि एक गवर्नर के पास ये पावर, हम पढ़ते तो हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है, पर ये पावर जनरली वो तभी यूज करता है जब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करते हैं कि भाई आपने ये पावर यूज करनी है, ये चीज करनी है। अदरवाइज वो ऐसे गवर्नर जल्दी ये चीजों को यूज नहीं करता है, जो मैंने आपको ये पावर बताई अलग अलग। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। Governor inaugurates the state legislature and the first session of each year by addressing the assembly outlining the new administrative policy of the ruling government। बस ये माना जाता है कि जब भी कोई एक नया फर्स्ट सेशन होता है या फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट असेंबली जब एक साथ आती है, तो उसको मतलब एक तरह से इनॉग्रेट मतलब उद्घाटन के तौर पे कौन करता है? गवर्नर करता है। और यही सेम हमारे पार्लियामेंट में फॉलो होता है कि नई सरकार जब चुन के आती है तो पहला साल का वो कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट करता है, एड्रेस करता है उसको। ठीक है, तो ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस यही आपको याद रखना है कि ये सेम सारी पावर आपकी प्रेसिडेंट जैसी है। ठीक है, सारी पावर बहुत कम पावर, मैं कहूँ अगर इसको एक तरह से परसेंटेज दूं तो 95% पावर सारी इसकी प्रेसिडेंट जैसे, कुछ थोड़ी बहुत पावर इन एडिशन कुछ थोड़ी बहुत चेंज है एक गवर्नर की प्रेसिडेंट से। आगे देखते क्या कह रहा है, द गवर्नर लेस बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो मेक डिमांड फॉर द ग्रांट एंड रिकमेंडेशन मनी बिल। अब फाइनेंशियल तौर पे इसके पास एक और पावर होती है, ये पावर है, इसने बेसिकली इन्होंने फाइनेंशियल भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो देखिए फाइनेंशियल तौर पे इनके क्या पावर है, अपने एक वर्ड सुनूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक और वर्ड सुनूंगा बजट। तो बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक स्टेट के लिए, एक राज्य के लिए क्या बजट बनाया गया है, गवर्नर पेश करता है हमारे पार्लियामेंट में, और मतलब एक स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट की लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करेगा ताकि उस पर बहस हो सके। ये पहली चीज ये करेगा। दूसरा, ग्रांट एंड रिकमेंडेशन। अब देखिए जो ग्रांट्स होते हैं, ग्रांट्स का मतलब होता है किसी को आपने पैसा दान कर दिया। अब आपको पता हमारे स्टेट में बहुत तरह के डिपार्टमेंट में कहूँ तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री का सेक्टर, एग्रीकल्चर का सेक्टर। तो किस पे कितना पैसा लगाना है, किसको कितना पैसा जाना है, ये सारी चीज भी वो पार्लियामेंट में रखेगा। और पार्लियामेंट बार बार मैंने मुझसे वर्ड नहीं कर रहा है यहाँ पे, स्टेट के लिए तो लेजिस्लेचर वर्ड यूज होगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर में वो बात को रखेगा, उस पर बहस होगी। ठीक है, तो गवर्नर की दूसरी चीज ये है। और थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेशन और मनी बिल। जो मनी बिल होता है, मनी बिल आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बिल होता है, ये हमेशा गवर्नर के मतलब रिकमेंडेशन से ही पेश किया जाता है। तो इस पे भी बहस गवर्नर करवाएगा। अब याद रखना मनी बिल हमारे सेंट्रल लेवल पे भी होता था, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट इस पे बहस करता था और उसके प्रायर रिकमेंडेशन से आता था। यहाँ पे भी
जो मनी बिल है गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन से ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए बहुत जरूरी है पॉइंट। थोड़े से आपको बोरिंग लग सकता है पर कनेक्ट करना ही पड़ेगा आपको। द गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट फाइनेंस कमीशन। ही ऑल्सो होल्ड्स द पावर टू मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड एंड ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ अनसीड सर्कमस्टेंसेस। अब देखिए, एक होता है फाइनेंस कमीशन, चीजों को समझिए। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन का ये काम होता है कि जितना भी टैक्स कलेक्शन से पैसा आया उसको किस किस तरह से एलोकेट करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका भी ये सारा कुछ कौन देखेगा? हमारा गवर्नर देखेगा। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस जो एक कंटीजेंसी फंड होता है, कंटीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी जो फंड होता है वो प्रेसिडेंट, अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखो, वो भी प्रेसिडेंट के अंडर होता है, मतलब प्रेसिडेंट के कंट्रोल के अंदर होता है। उसके बिना उसकी इजाजत के उससे अंदर पैसा नहीं लिया जा सकता, यानी प्रेसिडेंट के कंट्रोल के अंदर ही होता है तो और कोई पैसा ले ही नहीं सकता, प्रेसिडेंट ही निकाल सकता है। उसी तरह गवर्नर के पास भी कंटीजेंसी फंड होता है स्टेट लेवल पे। अब एक कंटीजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि कभी भी कोई ऐसी आपदा आ गई आपके मतलब स्टेट में कि जो आपको पता नहीं, अनफोर्सीन है। अनफोर्सीन सर्कमस्टांस का मतलब होता है कि आपको पता नहीं, कल भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कोई इसको पता नहीं लगा सकता उसके बारे में। तो ऐसा कुछ आ गया तो गवर्नर के पास एक कंटीजेंसी फंड होता है, एक इमरजेंसी फंड होता है, वो उसी के कंट्रोल में होता है। अगर वो चाहता है तो उससे कभी पैसा निकाल के ऐसी जो खराब सिचुएशन है उससे डील कर सकता है। तो ये सारी पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास होती है। ठीक है, आगे देखिए। ऑल बिल्स पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर गवर्नर अप्रूव्स देम। तो आपको पता है सारे कोई भी बिल होता है, अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया तो जब तक गवर्नमेंट गवर्नर उस पर अप्रूव नहीं देता तो वो पास नहीं होगा। और सेम प्रेसिडेंट भी अप्रूव नहीं देता तो वो पास नहीं होता था। द गवर्नर holds the right to send it back to Vidhan Sabha for reconsideration, but if the Vidhan Sabha sends it back the governor for the second time, then he has to sign it। तो ये सेम वही आपका प्रेसिडेंट वाला फॉलो हो रहा है कि कोई भी एक बिल है उसको अगर विधानसभा मतलब उसके बाद भेजता है, विधानसभा के पास होकर उनके पास आता है तो गवर्नर उसके पास उस पर साइन करता है तो एक्ट बन जाता है। अगर वो नहीं करता है, उसको वापस भेज देता है, तो अगर वो दोबारा सेकंड टाइम उसको विधानसभा अगर भेज देती है तो उसको साइन करना ही पड़ता है। तो ये सेम हमारा प्रेसिडेंट वाला ही फॉलो हो रहा है। The governor has the power to promulgate ordinance when the legislative assembly is not in the session and the law has to be brought into effect immediately. However, the ordinance is presented in the legislative in the next session and the remain operative for the 6 months. ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि देखिए भाई गवर्नर के पास एक पावर होती है और सेम पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, सेम ही पावर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई हमारी असेंबली, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों ही अगर हमारी उसमें नहीं है, सेशन में नहीं है, मतलब अपने जो उनके नॉर्मल सेशन होते हैं, अलग अलग सेशन होता है, अलग अलग टाइम पे सेशन में नहीं है, और उस टाइम हमारे गवर्नर को लगता है कि भाई कोई एक लॉ पे बहस, कोई एक लॉ को मतलब एक्ट बनाना या लॉ को उसमें लाना, क्या कहते हैं उसको, हमारे जो प्रेजेंट में लेके आना, उसको यूज में लेके आना बहुत जरूरी है। तब वो एक ऑर्डिनेंस पास करता है। आपको पता है ऑर्डिनेंस की ताकत होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास और स्टेट लेवल में गवर्नर के पास, कि भाई ये लॉ तो बहुत जरूरी है हमारा फंक्शनिंग के लिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, बहुत जरूरी है। तब अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर हमारे उसमें नहीं हो, मतलब सेशन में नहीं हो, तो वो अपना यूज कर सकता है ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर, और उस लॉ को ला सकता है। अब वो लॉ को ले आता है, उसके यहाँ पे दो और कंडीशन भी होते हैं कि लॉ को लाने के बाद अगर जब भी एक जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो स्टेट लेजिस्लेचर हमारी सेशन में आती है, लॉ वो ले आए, सब कुछ बन गया, एक्ट बन गया, ठीक है, उसका स्टेट लेजिस्लेचर कुछ दिनों बाद एक्शन में आ गए, तो वो उस जो ऑर्डिनेंस लेके आया था हमारा गवर्नर, उस पर बहस करेगी और देखेगी कि भाई ये इसको आगे बढ़ाना है या इसको खत्म करना है, तो उस पर वो बहस करेगी। और इसमें एक और बात ये भी लिखी है कि 6 वीक्स के अंदर अंदर उस पर बहस होनी चाहिए। अगर बहस नहीं होती तो वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम वेस्ट हमने ना करते हुए जल्दी से आगे चलते हैं। जुडिशियल पावर क्या है इसके अंदर ना, जुडिशियल पावर जल्दी से देख लीजिए। तो जुडिशियल पावर हमारे गवर्नर के पास सारी सेम पावर है, पार्डन पावर, रिप्राइव, रिस्पाइट, जो हमारे प्रेसिडेंट के पावर पास अवेलेबल है। प्रेसिडेंट के टाइम में मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा, प्लीज मेरे प्रेसिडेंट की वीडियो को विजिट कर लेना इन केस यू वांट टू सी दैट। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि द गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का होता है बेसिकली, वो हमारे एक मतलब सेंट्रल लेवल पे होता है, जो आज के टाइम में अरविंद बोबडे जी हैं। ठीक है, उसी तरह अगर एक जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भी हमारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी अपॉइंट करता है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट करता है एक प्रेसिडेंट। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो वो किसके कंसल्ट करेगा, वो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करेगा। दोबारा बता देता हूं, अगर रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट किसी एक, मान के चलिए आज के टाइम पंजाब के जो मतलब ये
पंजाब के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना चाहते हैं, तो किसको कंसल्ट करेंगे? हमारे पंजाब के गवर्नर को कंसल्ट करेंगे, वीपी सिंह बंदोड़ा को कर जाके कंसल्ट करेंगे, ठीक है, बदनौर को जाके कंसल्ट करेंगे कि हाँ भाई मैं किसको अपॉइंट करूँ, तो इनमें कंसल्टेशन, तो ये इनकी जुडिशियल पावर हो जाती है। अब जल्दी से देख लेते हैं इमरजेंसी पावर को, फिर इसको जल्दी से पैकअप करते हैं। इन केस ऑफ नो पॉलिटिकल पार्टी बैक्स द मेजॉरिटी इन द विधानसभा ऑफ द स्टेट, द गवर्नर होल्ड्स द पावर टू यूज डिस्क्रिशन एंड सिलेक्ट द चीफ मिनिस्टर। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे विधानसभा में जिसकी भी पार्टी की मेजॉरिटी आती है उसी का चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट होता है, उसी का चीफ मिनिस्टर जीत के एज अ सीएम आता है। पर इन केस अगर मेजॉरिटी किसी पार्टी की नहीं बनती है तो किसके पास पावर? हमारे गवर्नर के पास पावर है कि भाई वो जो सबसे जो मतलब मेजॉरिटी में कोई पार्टी नहीं है तो जो सबसे ज्यादा जिसका वोट आया उसके पार्टी के मेंबर को बना देंगे भाई कि हाई भाई तू आके बन जा सीएम, और थोड़े दिनों में 1 महीने के अंदर अंदर तू मेजॉरिटी ले ले, किसी से कोएलिशन कर ले, कोएलिशन मतलब गठबंधन की सरकार बना ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आगे जब से पढ़ लेते हैं, द गवर्नर इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट इन ऑफिशियल रिपोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर इमरजेंसी अराइजन इन द स्टेट इन द प्रेसिडेंट रूल। तो ये भी सारा कुछ ज्यादा पढ़ने की लोट है। इसमें ये क्या कह रहा है कि कभी कभी लगता है एक गवर्नर को ये लगता है कि भाई मेरे जो मान के चलिए कि मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का कोई गवर्नर है, उससे लग रहा है कि भाई मेरे जो पर्टिकुलर स्टेट में बहुत मतलब टेररिस्ट आ गए हैं या फिर बहुत यहाँ की जो लॉ की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, मैं अपने जो लॉ के जो मेरे यहाँ पे जो भी मेरे मतलब पुलिस वाले हैं या जो भी मेरे यहाँ पे लॉ को एक तरफ से जो संभालने वाले हैं वो इसको संभालने के काबिल नहीं है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने की डिमांड करेगा। किससे? प्रेसिडेंट से। वो कहेगा भाई यहाँ पे एक प्रेसिडेंट रूल, जिसको मतलब कहा जाता है स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, स्टेट इमरजेंसी लगा देगा कि भाई यहाँ पे सेंटर वालों वो अपनी पुलिस फोर्स भेजो, यहाँ पे थोड़ा माहौल सही करो लॉ का। तो ये चीज भी है। तो गवर्नर किसको प्रेसिडेंट रूल के लिए वो कर सकता है? अपने प्रेसिडेंट को वो कर सकता है और उनके बिहाफ पे लगा सकता है, ठीक है। तो लिखा भी इम्पोज प्रेसिडेंट रूल ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्निंग सच सर्कमस्टेंसेस ओवर एट द एडवाइस ऑफ फंक्शन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड डायरेक्ट्स अपॉन द हिमसेल्फ वर्किंग इन द स्टेट, ठीक है। खुद को काउंसिल के मिनिस्टर को हटा के खुद को मतलब खुद से ही वो अपने पूरे स्टेट को चला सकते हैं इमरजेंसी लगा के एक गवर्नर, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एक अगर मतलब पर्सन को अगर वो गवर्नर बना तो क्या क्या चीजें उसको मिनिमम क्वालिफाई करनी पड़ेगी, क्या क्या फुलफिल करनी पड़ेगी? एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की उम्र से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करता रहना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है या तो वो किसी गवर्नमेंट के किसी सरकारी पद पे काम कर रहा है या स्टेट के सरकारी पद पे, किसी भी सरकारी पद पे वो काम करता हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्लस ही नॉट बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव यूनियन, कहीं भी वो एक तरह से किसी भी स्टेट लेवल पे या कहीं भी किसी लेवल पे का मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर है मिनिस्टर तो भाई गवर्नर बनने के बाद वो छोड़नी पड़ेगी वो पोस्ट जो भी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या? सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूँ इस पे। द गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोटिंग लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए जो 2 तरह की वोटिंग होती है, डायरेक्ट वोटिंग होती है, इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने डायरेक्टली किसी बंदे को, आपके सामने 4-5 ऑप्शन है, आपने एक को वोट देके चुन लिया। इनडायरेक्टली क्या होता है? आपने किसी को चुना, उसने आगे जाके किसी और को चुना, तो वो गया इनडायरेक्टली। तो हमारा जो चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से वोट होते हैं, वोट से इलेक्ट होते हैं। पर जो हमारा गवर्नर होता है वो भाई किसी भी तरह से मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह से वो मतलब एक तरह से इलेक्ट नहीं होता, वो बेसिकली अपॉइंट होता है। अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। तो वर्ड आपको यहां से पढ़ना है, द गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट इज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल के लिए हमारा डायरेक्टली अपॉइंट होता है एक गवर्नर प्रेसिडेंट द्वारा। द गवर्नर मस्ट मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये अगर वो पूरी कर रहा तो वो हकदार बन जाता है अपॉइंट होने का, और अगर वो अच्छे नजरों में आता है प्रेसिडेंट के तो वो उसको कर सकता है। बाकी यहाँ पे ड्यूटी एंड टर्म के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा? गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए वो अपनी ऑफिस को होल्ड करेगा, बट सब्जेक्ट टू ए टर्मिनेट अर्लियर। पर वो कुछ मतलब कभी कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि भाई एक गवर्नर को हटा दिया जाता है। कारण क्या है? द गवर्नर डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट हुज प्लेजर ही होल्ड्स द ऑफिस। इन रियलिटी प्रेसिडेंट एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री हु डिसाइड डिसमिसल ऑफ गवर्नर यूजुअली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई एक गवर्नर है, वो आपको पता है एक प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे अब प्लेजर चलेगी किसकी? प्रेसिडेंट की। भाई मैं अगर तेरे को अपॉइंट कर रहा हूँ तो मेरे पास शक्ति है, मैं तुझे कभी भी हटा सकता हूँ। प्रेसिडेंट गवर्नर को कहेगा, पर वो जनरली ऐसे हटाता नहीं है। वो कभी हटाएगा, बहुत ही रेयर सिचुएशन में हटाएगा कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर यानी हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को कहते हैं कि भाई ये जो गवर्नर है ना इस स्टेट का, ये मुझे लग रहा है ये करप्शन के चार्ज, करप्शन वगैरह में है या ब्राइबरी है, इसने रिश्वत वगैरह लिया या इसने कोई ऐसा काम किया जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसने किस तरह मतलब उसका अपमान किया, उसका मतलब हिंदी वर्ड ही नहीं आ रहा याद,
अपमान मतलब उसके उल्लंघन किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तब जाके अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में ये कह रहा है गवर्नर को, तब जाके इस केसेस पे, इन कुछ ग्राउंड पे वो एक गवर्नर को हटा सकता है, उनकी पोस्ट पे उनको टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, द गवर्नर रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, देयर इज नो रिटायरमेंट एज फॉर ऑफ द गवर्नर एज ही और शी स्टेज इन द ऑफिस फॉर द फिक्स टर्म। देयर इज नो प्रोविजन फॉर गवर्नर टू बी इम्पीच फ्रॉम द ऑफिस अनलाइक दैट द प्रेसिडेंट। आप देखिए पता है, एक प्रेसिडेंट की अगर यहाँ पे बात कीजिए, मैंने आपको कहा ना कुछ 5% कुछ अलग है गवर्नर का, वैसे 90% 95% हमारा गवर्नर का प्रेसिडेंट जैसे ही है, पर कुछ चीजें अलग है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट के केस में आप उसको इम्पीच कर सकते थे। इम्पीच मतलब एक जो हमारी पार्लियामेंट उसको एक प्रोसीजर चला के हटा सकती थी हमारे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट एक ही केस पे हटता है, एक ही कंडीशन पे हटता है, जब वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है और पार्लियामेंट उस पर मतलब एक मेजोरिटी ले आती है उसको हटाने के लिए। ठीक है, पर लेकिन हमारे जो गवर्नर है उनके लिए कोई भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट या तो रिजाइन कर दे अपनी पोस्ट से, और उनकी कोई रिटायरमेंट एज भी नहीं रखी कि हाँ भाई 65 ईयर या 75 ईयर, तो देयर इज नो रिटायरमेंट एज ऑफ अ गवर्नर। वो जब तक चाहे अपनी मर्जी से रह सकते हैं, अगर जब तक वो वर्क कर रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं, जब तक मतलब मरते नहीं तब तक वो रह सकते हैं। ठीक है, एज ई स्टेज इन द ऑफिस फॉर द फिक्स टर्म। ठीक है, उनका 5 साल उनका फिक्स टर्म होता है। तो ये कह रहा हूँ, इस चीज को समझे, इसको गलत मत ले जाना है कि ये कहने का मतलब ये है कि अगर वो चुन के आ रहे हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर रिटायरमेंट एज नहीं है। ठीक है, पर लेकिन अब उनका एक फिक्स पीरियड तो है, इनके टर्म का फिक्स पीरियड 5 साल है, और उनकी पर्टिकुलर रिटायरमेंट एज नहीं है। अगर वो दोबारा चुन के आ गए तो वो 17 साल में काम कर, 80 साल में, 100 साल में भी काम कर सकते हैं, पर उनकी 5 साल एक फिक्स्ड पीरियड उनका टर्म होता है, उसके बाद दोबारा देखा जाता है उनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, बस यही आपको मेन चीज यही याद रखना है कि हमारे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, पर हमारे गवर्नर को इम्पीच नहीं किया जा सकता, उनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पंजाब के वीपी सिंह बदनौर, और उसके बाद हमारे सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो हमारे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब एंड ही द नॉमिनल अथॉरिटी हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, उसके बाद मैं स्टडी ऑलराउंडर। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।